तो चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं हम हमारे अध्याय रेडॉक्स अभिक्रियाओं को। और जैसा कि कल के लेक्चर में हमने सीख लिया था कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं और कैसे हम अलग अलग तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर के आया हूं जिसमें आपको अलग अलग तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात करनी है। प्रश्न क्या है बेटा, निम्न स्पीशीज में रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। रेखांकित मतलब बेटा जिसके नीचे ये अंडरलाइन लगी हुई है, इनकी आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या बताना है। ठीक है ना, इनकी आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है। आप चाहे तो बेटा वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर बेटा अपने आंसर मैच कर लें, और जहां डाउट होगा तो एक बार ही समझ लेंगे, है ना। तो मैं तो यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें हमें बताना है फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो बेटा मैंने आपको कल बताया Na एक कौन सी धातु है, क्षारीय धातु है जो वर्ग 1 में होती है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है। फिर हाइड्रोजन की बेटा कॉमन ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये भी धन 1 होती है, और 2 हाइड्रोजन है तो गुणित 2 करना पड़ेगा मुझे। फास्फोरस की निकालना है तो हमने मान लिया क्या बेटा इसको x, और ऑक्सीजन की कितनी होगी -2 इंटू 4। अब बराबर में बेटा हम क्या लगाते हैं, बराबर में जो आवेश होता है वो लगाते हैं। एक बार फिर से देखिए, Na की कितनी है +1, हाइड्रोजन की कॉमन वाली मतलब की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसलिए यहां पर भी हाइड्रोजन के लिए हमने +1 लिया, और 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 किया। फिर फास्फोरस की हमें निकालना है बेटा, जिसकी निकालना है उसकी x मान लिया हमने। एक फास्फोरस था इसलिए मैंने किसी से यहां गुणा नहीं किया हूं। फिर इसके बाद ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा, मतलब जितने परमाणु है उनका आपको गुणा करना पड़ेगा, बराबर कुल आवेश। तो बेटा यहां पर बराबर में कुल आवेश आएगा। कुल आवेश हम देखेंगे यहां पर कितना आ रहा है बेटा, ऊपर तो कोई आवेश दिया नहीं है इसलिए बराबर क्या लगा दूंगा मैं, 0। अब यहां से हम निकाल लेंगे ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस की। देखिए एक, ये तो 1 रहेगा, ये धन 2 एकम 2 धन x, धन ऋण का ऋण, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो x बराबर बेटा आप गणित कर लेंगे तो ये धन 5 आ जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इस यौगिक में बेटा फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या धन 5 होगी। चलिए अब देखते हैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। Mn की KMnO4 में, KMnO4 बेटा एक महत्वपूर्ण यौगिक है, आप इसका नाम याद रखें, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका उपयोग हम ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, है ना। 12वीं में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका उपयोग करोगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले के की आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम वर्ग 1 की धातु है और इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा धन 1। फिर Mn की मुझे निकालना है तो कितनी मान लिया बच्चों मैंने, x। O की कितनी होती है, O की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2 होती है बेटा, और क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो मुझे गुणित 4 करना पड़ेगा, बराबर बराबर यहां पर आवेश कितना है, कोई आवेश नहीं है इसलिए लगाऊंगा मैं 0। अब बेटा गणित हम कर लेंगे, ये तो 1 रहेगा धन x, धन ऋण का ऋण, 2 चौके 8 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा बेटा x बराबर धन 7। ये हो गया दूसरे का उत्तर। तो आई होप बेटा आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, और ये बेटा एक आयन है ना। तो इसमें कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इधर Cr की कितनी मान ली हमने, x। देख भाई Cr की x, क्योंकि यहाँ 2 Cr है तो मुझे यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2x क्या हुआ, Cr की हमने माने बेटा x, 2 Cr होने के कारण 2x, धन O की कितनी होती है -2 इंटू 7 बराबर आवेश बेटा कुल मिला के यहाँ कितना है, ऋण 2। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों हम, 2x धन ऋण का ऋण, 2 सत्ते 14 बराबर ऋण 2। 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, धन का 14 उस साइड जाएगा, ऋण 2 होने पर धन 12, और x बराबर धन 12/2 यानी कि धन 6 आ जाएगा। तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या धन 6 होगी। इस तरीके से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालते आना चाहिए। चलिए बेटा फिर आगे देखते हैं अगले यौगिक की। यहां पर आपको Mn की निकालना है, MnO4 माइनस में, 2 माइनस में। तो Mn की कितनी मान ली बेटा हमने, x, ठीक है, धन O की कितनी हो गई, O की हो गई ऋण 2, गुणित कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 4, बराबर कुल आवेश कितना है यहां पर, ऋण 2, ठीक है।
अब यहां से बेटा x धन ऋण का ऋण 4 दूनी 8 बराबर ऋण 2, और बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2 धन 8 मतलब कि बन जाएगा धन का 6। तो यहां पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी कितनी बेटा, धन 6। चलिए अब यहां पर देखते हैं बेटा कार्बन की कितनी होगी, यहां निकाल लेते हैं साइड में अपन। कार्बन की बेटा मैंने मान लिया x, 2 कार्बन है तो 2x, धन ऑक्सीजन की कितनी है होती है ऋण 2 गुणित 4 बराबर कुल आवेश बेटा यहां पर है कितना, ऋण 2। तो ये हो जाएगा 2x धन ऋण का ऋण 4 दूनी 8 बराबर ऋण 2, यह बेटा 2x बराबर ऋण 2 धन 8, तो ये हो जाएगा क्या, 2x बराबर धन 6, और बच्चों अब आप समझ गए होंगे x आएगा धन का 3। तो यहां पर कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी बेटा कितनी आएगी, धन 3। इस तरीके से हम अलग अलग तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं ये वाला, इसमें क्या है, H है पहले। H की जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितनी है, +1 धन 1 है ना। तो H की हो गई धन 1, ये छठवा वाला कर रहा हूं यहां पर मैं। H की हो गई धन 1, नीचे 2H है, तो 2H होने के कारण हम क्या करेंगे बेटा, 2 का गुणा कर देंगे। धन P की फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा, यहां पर निकालना है, जिसकी निकालना है हमने मान लिया x, क्योंकि 4 फास्फोरस है तो 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4x, और ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्सीकरण संख्या हम लेते हैं ऋण 2 गुणित, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है तो गुणित 7 करना पड़ेगा, बराबर कुल आवेश। यहां पर बेटा कुल आवेश कुछ नहीं है, यानी कि कितना ले ले हम 0। बस अब यहां से बेटा गणित करना है, 2 एकम 2 धन 4x धन ऋण का ऋण 2 सत्ते 14 बराबर 0, 14 में से 2 चल जाएंगे 12, तो 4x बराबर धन का 12, और बेटा x बराबर 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये हमने इन सभी 6 यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात कर ली बेटा। इसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें सल्फर की बताना है, ठीक है बेटा। तो अभी क्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम कितनी लेते हैं, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या धन 1 गुणित 2, ठीक है। अभी सल्फर की तो बेटा हमें ज्ञात करनी है, तो धन सल्फर की हमने माने x, क्योंकि 4 सल्फर है बच्चों, तो ये हो गई 4x। ऑक्सीजन की कितनी ले लें बेटा, ऋण 2 गुणित 6 बराबर कुल आवेश यहां पर कितना है 0, तो बेटा यहां से 2 एकम 2 धन 4x ऋण 6 दूनी 12 बराबर 0, तो बेटा 4x बराबर धन का 10 होगा, और x बराबर बेटा 10/4 यानी कि 2.5 हम बोल सकते हैं, या तो 5/2 लिख सकते हैं बेटा हम, या तो इसे हम लिख सकते हैं 2.5। अब ये दशमलव में आ रही है, क्या ऑक्सीकरण संख्या दशमलव में हो सकती, तो मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल हो सकती, लेकिन इसका कुछ खास मतलब है जो मैं आगे चल के आपको आज के इसी लेक्चर में कवर करने वाला हूं। चलिए देखते हैं पहले, लेकिन इसको समझ लेते हैं। यहां पर कार्बन की आपको निकालना है, निकाल लेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बन की हमें चाहिए, हमने मान लिए x, और बेटा क्योंकि कार्बन 12 है तो 12x धन हाइड्रोजन की कितनी माने बेटा, धन 1 गुणित 22, ठीक है। अब यहां पर बच्चों मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको साफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा, और साथ में क्या होगा, धन ऑक्सीजन की हो गई ऋण 2 गुणित 11 बराबर 0, तो बेटा यहां से अब क्या होगा, 12x धन 22 ऋण 22 बराबर 0। एक बार फिर से देख लें बेटा, क्या करे हमने, 12x, इसकी हाइड्रोजन की कितनी हो गई 22, तो धन 1 गुणित 22 ऋण 2 गुणित 11, तो ये 22 एकम 22 और 11 दूनी भी 22, ठीक है ना। तो 22 से 22 क्या हो गया, कट गया, x बराबर कितना जाएगा बच्चों 0, यानी यहां पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। क्या ये सही में 0 होगी, ये बात हम करेंगे थोड़ा आगे चल करके। पहले आप बस एक कॉमन मेथड है, ये कॉमन तरीका है, उसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी ऑक्सीकरण संख्याएं इस तरीके से निकालने में गलत भी आ सकती हैं, लेकिन आप सही कैसे निकालेंगे वो भी हम आगे चल के देखेंगे। चलिए अब इसकी बात करते हैं बेटा अपन। Mn की मैंने माना x धन O की कितनी होती है, ऋण 2 गुणित 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया बेटा, धन का 4,
देखिए कुल मिलाकर के आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हर जगह हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादातर पड़ती है। हाइड्रोजन की धन 1 लेना रहता है और बेटा ऑक्सीजन की ऋण 2 लेना रहता है। ये अगर आपको पता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस टॉपिक में, है ना। चलिए फिर अगला देखते हैं बेटा। CO4 3- है हमारे पास, इसमें फास्फोरस की बताना है हमें। तो फास्फोरस की बताना है बेटा, हमने मान लिए x धन, ऑक्सीजन की कितनी होगी ऋण 2 गुणित 4 बराबर, इसमें कुल आवेश कितना है बेटा ऋण 3। तो यहां से हम निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों धन का 5। ये आ गई यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या। फिर KClO3 में देख लेते हैं के पोटेशियम, पोटेशियम की बेटा धन 1 होती है, धन Cl की कितनी मान लिया हमने x धन, O की कितनी होगी बेटा ऋण 2 गुणित 3 बराबर, कुल आवेश यहां पर बेटा कोई आवेश नहीं है इसलिए हमने कितना ले लिया 0। यहां से कुल मिलाकर के जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी धन 1 धन x धन ऋण का ऋण 6 बराबर 0, सॉरी बेटा 0। तो ये हो जाएगा क्या x बराबर धन का 5। ये आ जाएगी यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए ये लास्ट वाला है, इसको और देखते हैं यहां पर, फिर कुछ और अच्छे उदाहरण डिस्कस करेंगे हम। के की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है बेटा, अब तो धन 1 होती है, धन Cl की कितनी होती है बेटा निकालना है इसीलिए x, ऑक्सीजन की कितनी लेते हैं हम ऋण 2 गुणित 4 बराबर, कुल आवेश बेटा कुल आवेश यहां पर कितना है 0। तो इस तरह से ये आ जाएगा कितना धन का 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और यौगिक है बेटा, उनमें हम प्रैक्टिस करते हैं और शायद आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी यहां पर। जैसे अब मैंने आपसे बोला कि भाई CrO4 में, सॉरी CrO5 में, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो बड़े आसानी से आप डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इसको कर सकते हैं बेटा बड़े आसानी से। कैसे, क्रोमियम की कितनी मान ली हमने x, जिसकी निकालना है उसको मान लेते हैं x। ठीक है बेटा, अभी धन O की कितनी होती है ऋण 2 गुणित 5 बराबर, देखिए Cr की x माने ऑक्सीजन की ऋण 2 गुणित 5 ऑक्सीजन है तो 5 बराबर, बराबर में बेटा कुल आवेश, कुल आवेश कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे बच्चों हम यहां पर 0। तो यहां से जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी ये आ जाएगी बेटा धन का 10। लेकिन धन 10 ऑक्सीकरण संख्या तो बेटा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। धन 10 मतलब क्या बता रहा है कि इसने 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्या 10 इलेक्ट्रॉन देना संभव है, बिल्कुल नहीं बेटा। तो ऐसे समय में हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीकरण संख्या जो हमने निकाले हैं ये बिल्कुल गलत है। तो सही कैसे निकालें सर, तो सही निकालने के लिए बेटा हमें इसकी संरचना बनानी होगी, इसकी संरचना हमें पता होना चाहिए। तो CrO5 की संरचना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तितली के जैसी संरचना होती है बेटा, इस तरह की संरचना होगी CrO5 की, इस तरह की। अब ये होगी, ठीक है। अब इसमें संरचना से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, देखिए कैसे। CrO5 ये है, इसमें Cr की निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहले इस ऑक्सीजन के कारण देखें हम, इस ऑक्सीजन के कारण Cr में कितना आवेश आया। तो मैं ये बोलूंगा बेटा Cr से ऑक्सीजन उच्च ऋण विद्युती है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और जब बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा मतलब कि क्रोमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लिया तो क्रोमियम में आवेश आया धन 2। फिर इसी तरह से इस ऑक्सीजन के कारण देखें बेटा हम, इस ऑक्सीजन के कारण ये भी 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यानी धन 1, इस ऑक्सीजन के कारण भी धन 1, इस ऑक्सीजन के कारण बेटा कितना आएगा धन 1, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के कारण भी कितना आएगा बेटा धन 1। इस तरह से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चला होगा क्रोमियम में कितना आवेश है, 1 1 1 और 2 यानी कुल मिलाकर के कितना धन 6। तो सर 10 क्यों आ रहा था, तो बेटा 10 इसीलिए आ रहा था क्योंकि इसमें परऑक्साइड बंद होता है। संरचना बनाने पर हमें पता चलता है कि इसमें 2 परऑक्साइड बंद हैं। कहां है बेटा, ये जो O बंद O होता है, ये जो O बंद O होता है, जब 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बंद से, एकल बंद से जुड़े होते हैं बेटा, तो इस बंद को हम क्या बोलते हैं
परऑक्साइड बंध, परऑक्साइड बंध। तो बेटा नीट वगैरह में हो सकता है आपसे कभी पूछ ले कि किस यौगिक में परऑक्साइड बंध पाया जाता है, तो आपको उसकी संरचना नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा अपनी अधिकतम क्षमता से अधिक यानी औकात से ज्यादा आ जाए तो समझ जाइए कि यहां परऑक्साइड बंध होगा ही होगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एक परऑक्साइड बंध ये है और एक परऑक्साइड बंध ये है। जैसे ही इसकी धन 10 आई, हम जानते हैं बेटा 10 तो हो नहीं सकती, तो 10 आई यानी कि इसमें परऑक्साइड बंध है, तभी 10 आ रही है, यानी कि फिर इसकी जो सही ऑक्सीकरण संख्या है बेटा वो हमें निकालनी पड़ेगी किससे, संरचना से। ठीक है ना। चलिए फिर और देखते हैं हम कुछ अच्छे अच्छे यौगिकों की बात करते हैं जो आपसे बेटा हो सकता है पूछ लिया जाए तो आपको दिक्कत दे। जैसे अगला यौगिक है मेरे पास H2SO5। इसमें बेटा चाहे तो आप ट्राई करें, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। इसका नाम याद रखना बेटा, इसको कैरो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरो अम्ल। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भैया कैरो अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो बड़े प्यार से हम बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, धन 1 गुणित 2 हाइड्रोजन है तो 2 करना पड़ेगा, फिर धन सल्फर की कितनी भाई x, ऑक्सीजन की -2 होती है, ऋण 2 होती है, और क्योंकि 5 ऑक्सीजन है तो गुणित 5 हम करेंगे, बराबर कुल आवेश बेटा यहां पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात कुल आवेश कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए ये हो गया 2 धन x धन ऋण का ऋण 10 बराबर 0, x बराबर धन 8। ये आ गई बेटा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए सल्फर की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है बेटा वो धन 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा चलिए आते हैं अपन बात को समझते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16। 16 होने के कारण बेटा इसका विन्यास क्या होगा, 2 8 और 6। 6 है बेटा, बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये सामान्यतः 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भी फटाक से ले लेगा, इसलिए इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या बेटा वो तो होती है ऋण 2। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसकी जो संयोजकता होगी बेटा वो कितनी होगी, 2। ठीक है। अभी देखिए आगे की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p4 ये हो जाएगा। और यहां पर बेटा 3d 0 रहेगा, 3d है लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगर मैं बाह्यकोश बनाऊं, देखिए इसका बाह्यकोश ये है, अगर बेटा केवल हम बाह्यकोश बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। पहले क्या बनाना पड़ेगा, 3s2, तो 3s2 के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से बनेंगे बेटा, ये हो गया आपका 3s2। फिर क्या है 3p4, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 3p4। और साथ ही साथ है बच्चों क्या 3d शून्य, तो यहां पर 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है, और ये होगी इसकी सामान्य अवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, सामान्य अवस्था। अब होगा क्या, इसे हम बाहर से ऊर्जा देंगे और इसे अलग अलग उत्तेजित अवस्थाओं में ले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी सामान्य अवस्था के आधार पर आप देखें, इसकी बेटा ऑक्सीकरण संख्या देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2। क्योंकि बेटा यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, सामान्य तो थी -2 लेकिन सामान्य के अलावा बेटा जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आ गई अपनी +2, यानी कि सल्फर की -2 होती है लेकिन +2 भी हो सकती है। ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं बेटा, इसको ले जा रहे हैं अपन प्रथम उत्तेजित अवस्था में, प्रथम उत्तेजित अवस्था में। तो बेटा जब हम इसको प्रथम उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला, ये आखिरी का इलेक्ट्रॉन यही था, इसको उठा के यहां फेंक देंगे, मतलब ये उत्तेजित होकर के वहां चला जाएगा। और जब ये वहां चला जाएगा बेटा तो शक्ल कैसी रहेगी, ये 3s2 तो ज्यों का त्यों रहेगा बेटा, लेकिन 3p4 जो है 3p4 की जगह हो जाएगा 3p3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के चला गया।
और ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 3D1, ये हो जाएगा अपना 3D1। ठीक है, इस तरीके से अपन इसके इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो आप देखिए इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी धन 2 के अलावा अब जो ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है वो क्या है बेटा, धन 4। यानी कि सल्फर की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 2 है, इसके अलावा बेटा धन 2 और धन 4 भी हो सकती है। अब और देखते हैं, एक और बात करते हैं अपन। द्वितीय उत्तेजित अवस्था, कब तक उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे, जब तक सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो जाएं। यहां पर देखिए 2 अयुग्मित थे, फिर हमने एक उत्तेजित अवस्था में ले गए तो हमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन अभी भी ये युग्मित है, तो इसको हम एक और बार फेंकेंगे बेटा। तो इसको ले जाएंगे कहां पर बच्चों, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या होगा बेटा, हम कह सकते हैं कि इसमें जो एक और ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी कूद के जाएगा इधर, और जब बच्चों ये कूद के जाएगा इधर तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा 3s1, ये क्या था बेटा 3p3, और बच्चों ये हो जाएगा 3d2, ये हो जाएगा क्या बेटा 3d2। अब देखिए आप कुल मिलाकर के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है धन 6। तो देखिए इस तरह से हमें पता चलता है कि सल्फर की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो तो ऋण 2 है, लेकिन बेटा ये ऋण 2 के साथ साथ धन 2, धन 4 और धन 6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है, और सल्फर धन 6 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। अब देखिए वापस आते हैं अपन अपने मुद्दे पर, कि हमने ये देखा कि सल्फर धन 6 से ज्यादा तो भाई साहब कर नहीं पाएगा, तो ये कैरो अम्ल में कितनी आ रही है, धन 8। धन 8 जैसे ही देखा मैंने, मैं समझ गया भैया ये तो है गलत। ठीक है, तो अब सही कैसे पता चलेगी सर हमें, तो सही पता करने के लिए हमें बेटा इसकी बनानी पड़ेगी संरचना। देखिए इसकी संरचना हम बनाते हैं, H2SO5 S है। अच्छा एक और बात बेटा, क्योंकि 8 आ गई, 6 अधिकतम 6 दे सकता है सल्फर, और आ गई 8 मतलब क्षमता से ज्यादा, मतलब एक और बात पता चल गई मुझे कि इसमें परऑक्साइड बंध जरूर होगा बेटा, इसमें परऑक्साइड बंध होगा ही होगा। देखते हैं अपन संरचना बनाएंगे तब पता चलेगा। सल्फर और 5 क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, 1 2 3 4, और मान लीजिए बेटा एक यही है, ये 5, और साथ में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये जोड़ा है और एक हाइड्रोजन ये जोड़ा है। अब इनकी बेटा लुईस बिंदु संरचना बना सकते हैं अपन इस तरीके से, ये ऑक्सीजन द्विबंध बनाएंगे। देखिए ऑक्सीजन 2 बंध बनाना चाहता है, या तो वो किसी 2 अलग अलग परमाणुओं से बनाए, जैसे इस ऑक्सीजन ने यहां और यहां बनाया, या तो फिर बेटा हो सकता है वो एक ही परमाणु के साथ द्विबंध बना ले, बनाएगा 2 बंध, इतना पक्का है। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की कैसे बता पाएंगे भाई साहब अपन, है ना। तो देखिए ये एक बंध है, सल्फर और ऑक्सीजन में उच्च ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन है, जिसके कारण ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके कारण सल्फर में आवेश आएगा बेटा धन 1। ऐसे ही ये ऑक्सीजन जो है ये भी क्या करेगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, जिससे सल्फर में आएगा धन 2, इस ऑक्सीजन के खींचने पर आएगा धन 1, और इस ऑक्सीजन के कारण आएगा बेटा धन 2। कुल मिलाकर के हम ये समझ गए कि यहाँ कुल जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, ऑक्सीकरण संख्या आएगी, वो आएगी बेटा धन 6। अब एक और बात हो सकती है, एक और बात अपन कह सकते हैं बेटा, कि जब क्षमता से ज्यादा आ जाए तो ज्यादातर केस में धन 6 ही आती है इसमें, है ना। तो इस तरीके से अपन यहां पर ऑक्सीकरण संख्या संरचना के आधार पर भी निकाल सकते हैं। चलिए फिर एक और देखते हैं बेटा अपन, एक यौगिक है H2S2O8, इसमें निकालना है हमें, किसकी निकालना है, इसमें निकालना है बेटा हमें सल्फर की। अब वही है अपन जो अपना तरीका है बेटा, अपनी विधि जो है उससे करते हैं पहले तो गणित वाली। H का कितना होता है, धन 1 गुणित 2 हाइड्रोजन है तो गुणित 2, धन सल्फर का बेटा X माने अपन ने, 2 सल्फर है तो 2x, धन ऑक्सीजन का ऋण 2 गुणित 8 बराबर होगा बेटा 0। इससे क्या होगा, 1 दूनी 2, धन 2x, धन ऋण का ऋण, 8 दूनी 16 बराबर 0,
इस आधार पर बेटा अगर हम देखें तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, धन का 14, बराबर आ जाएगा बेटा धन का 7। ये आ गई सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन अब भी हमने बात करें बेटा कि सल्फर धन 6 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता, और क्योंकि धन 6 से ज्यादा ये दे नहीं सकता, इसलिए ये भी कैसी होगी, गलत। अब जब ये गलत है तो सही कैसे आएगा, तो हम समझ गए बेटा सही बनाने के लिए हमें पहले इसकी बनाना पड़ेगा संरचना। और एक और बात मुझे पता चल गई कि 7 आया यानी इसकी अधिकतम क्षमता से अधिक आया, मतलब बेटा यहां पर परऑक्साइड बंध तो होगा ही होगा। चलिए देखते हैं इसकी संरचना बनाते हैं। सल्फर कितने हैं बेटा, 2, ठीक है, 2 सल्फर मैंने बनाया। ऑक्सीजन कितने हैं, 8, 8 सल्फर, 2 सॉरी 8 ऑक्सीजन बेटा 2 सल्फर में बांटने हैं हमें। दोनों को कितने कितने देते हैं बच्चों, हम दोनों को हम देंगे 4 4, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसकी बनाएंगे हम लुईस बिंदु संरचना, ठीक है ना। तो बड़े आराम से हम लुईस बिंदु संरचना बना लेंगे इसकी। ऑक्सीजन इस तरह से 2 2 बंध बनाता है, या तो बेटा किसी एक ही परमाणु से 2 बना ले, या तो बेटा 2 अलग अलग परमाणु से एक एक करके 2 बंध बनाए। इस तरीके से इसकी संरचना होगी। अब देखिए इसमें परऑक्साइड बंध दिख रहा है क्या आपको बेटा, बिल्कुल, जो O बंध O है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे ही बोलते हैं परऑक्साइड बंध, ठीक है। और यहां पर अब निकालते हैं अपन सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो सल्फर की इस ऑक्सीजन के कारण हुई बेटा धन 1, इस ऑक्सीजन के कारण धन 2, इस ऑक्सीजन के कारण धन 1, और इस ऑक्सीजन के कारण बेटा धन 2। फिर इसी तरह से यहां भी निकाल सकते हैं अपन, इस ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन का धन 1, इस ऑक्सीजन के कारण बेटा धन 2, इसके कारण धन 1, और इसके कारण धन 2। अब टोटल अगर आप करोगे तो ये आया बेटा धन 6, और यहां भी आया कितना, धन 6। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सल्फर है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या कितनी बेटा, धन 6 है। आती बात समझ में। तो इस तरीके से अपन ये काम कर सकते हैं। चलिए और भी यौगिक है उनकी भी हम बात करते हैं एक एक करके। मैं सारे बेटा ऐसे अपवाद वाले यौगिक बता रहा हूं क्योंकि आप मानिए जेईई मेन में, मतलब जेडबलई मेंस के एग्जाम में और साथ में नीट के एग्जाम में बेटा एकदम सीधे सीधे आए संभावना कम है, आपको ये अपवाद वाले यौगिक भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला यौगिक है बेटा मेरे पास, जो हमारे पास होता है CaOCl2, नाम तो बेटा सुना ही होगा इसका। इसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अपन पानी को साफ करने में करते हैं, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर में आपको बोला गया क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो देखिए अगर आप सीधे सीधे निकालते हैं तो क्या आती है, कैल्शियम का बेटा होता है धन 2, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऋण 2, क्लोरीन की निकालना है x, मान लिए 2 क्लोरीन है तो 2x बराबर बेटा कुल आवेश इसमें दिख रहा है 0 होगा। तो यहां से बच्चों x आप निकालेंगे कितना आएगा, 0। अब यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, मतलब कि ये किसी को कोई इलेक्ट्रॉन ना तो दे रहा है और ना तो ले रहा है। अब बेटा ऐसा संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरीन जब ऑक्सीजन से जुड़ा है या कैल्शियम से जुड़ा हो तो बेटा या तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या तो ले रहा होगा, कुछ ना कुछ तो करेगा करेगा। तो इसीलिए ये 0 आ रहा है। एक बार देखते हैं इसका एक्चुअल क्या होगा। तो इसकी जो वास्तविक ऑक्सीकरण अवस्था बन निकालना चाहे तो बेटा CaOCl2 2 हिस्सों में टूटता है। एक टूटता है CaOCl, इसमें आता है बेटा धन, और साथ में Cl में आता है क्या, ऋण। इस तरीके से अभी क्या होगा, कैल्शियम का अपन ने लिए धन 2, ऑक्सीजन का बेटा ऋण 2, Cl का लिए बेटा यहां पर x, और कुल आवेश इसमें कितना है, धन 1। यहां से बच्चों x बराबर आ गया आपका धन 1। ये आ गई इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। अभी क्या होगा बेटा, ये आ गई धन 1, और यहां पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या दिख रही साफ साफ, ऋण 1 होगी, ठीक है ना। किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसमें जो आवेश उपस्थित होता है उसी के बराबर होती। तो ये आयन है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस आवेश के बराबर होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था बेटा कितनी होगी,
धन 1 और साथ ही साथ होगी ऋण 1। अब ये जीरो क्या आया था सर? तो बेटा ये जो जीरो आया था ये दोनों का औसत था। अगर आप धन 1 और ऋण 1 का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है ना? तो अगर आपको बोले औसत ऑक्सीकरण संख्या, औसत ऑक्सीकरण संख्या, तो हम बिल्कुल प्यार से बोल देंगे बेटा कि ये तो 0 होगी, क्योंकि औसत दोनों का आप निकालेंगे 0 होगा। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो औसत है बेटा वही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो मतलब बेटा कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था वैसे तो हम नॉर्मली बोलते हैं दोनों एक ही हैं, दोनों का एक ही मतलब निकलता है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि जब हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत निकालते हैं तो हमें ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त होती है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण अवस्थाओं के औसत के बराबर होती है बेटा। ये छोटी सी बात है, लेकिन बस बेटा अपने को पता होना चाहिए। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपसे ये पूछी जा सकती है, लेकिन बस बेटा जब पढ़ते हैं तो पूरी पढ़ाई करना चाहिए, हमें तो पता होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं एक बार मैं लिख देता हूं कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के औसत मान को क्या कहते हैं बेटा? औसत ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं या सिंपल ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एकदम डिटेल में समझें विषय को, तो क्या कह रहा हूं बेटा मैं कि ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था वास्तव में अलग अलग है। मतलब बेटा इनमें एक बारीक सा अंतर, लेकिन वो अंतर इतना बड़ा नहीं है कि कहीं आपसे कोई पूछ ले, बस आपको पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। चलिए कुछ और ऐसे यौगिक हैं बेटा अपने पास जो अपवाद के रूप में पूछे जाते हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं अपन। जैसे अगला है Fe3O4। Fe3O4 बेटा इसमें आपको अगर पूछ लिया जाए कि भैया Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बताइए, तो बताएंगे भाई साहब अपन कैसे बताएंगे? Fe की मान लेंगे x, 3 Fe है तो बेटा 3x, O की कितनी लेते हैं अपन? ऋण 2 गुणे 4 बराबर 0। यहां से बेटा आप निकालेंगे x, तो आएगा x बराबर धन 8/3। कितना आएगा बेटा? धन 8/3। यानी कि ये तो बेटा हम बोल सकते हैं भिन्न के रूप में आ गई, ठीक है ना? तो भिन्न के रूप में आ गई। क्या ऑक्सीकरण संख्या भिन्न के रूप में हो सकती? बिल्कुल हो सकती बेटा, बिल्कुल हो सकती। लेकिन जब भिन्न के रूप में आए ना तो समझ जाना ये ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है, ये ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत है। कैसे औसत है और वास्तव में ऑक्सीकरण अवस्था है क्या, वो हम देखते हैं। तो जो Fe3O4 है बेटा एक्चुअल में ये यौगिक जो है दो अलग अलग यौगिकों से मिलकर बना है। इसमें एक यौगिक होता है FeO और दूसरा होता है बच्चों क्या? Fe2O3। FeO में अगर आप निकालेंगे तो आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या मिलेगी धन 2 और जबकि Fe की मिलेगी धन 3। ठीक है, अब इसका औसत निकालते हैं। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, तो बेटा अवस्था में मेरा उत्तर होगा धन 2 और धन 3। अब इनका मैं औसत निकाल रहा हूं, औसत ऑक्सीकरण अवस्था या औसत ऑक्सीकरण संख्या। तो बेटा औसत कैसे निकालते हैं? जैसा गणित में अपन निकालते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसकी कितनी है? धन 2, तो धन 2 ले लिया बेटा मैंने धन। Fe की कितनी है? धन 3, लेकिन ऐसे 2 Fe है बेटा, तो धन 3 तो लिया मैंने, लेकिन ऐसे क्योंकि 2 Fe है तो गुणित 2 किया बटे आंकड़ों की संख्या। कितने Fe है? एक ये और 2 ये, मतलब कुल मिला के कितने Fe हुए? 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं बेटा 3 दूनी 6 और 2 8/3। देखिए ये आ गया 8/3। तो कुल मिलाकर के हम बोल रहे हैं कि ये जो आया था उत्तर, ये था बेटा औसत ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था धन 2 और धन 3 है, तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो औसत है वही औसत ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए ये तो अपन ने बेटा अच्छी खासी डिटेल में बात कर ली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपसे ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित सारे सवाल बन ही जाना चाहिए, है ना? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकाले बेटा, और कैसे
ऑक्सीकरण संख्या संरचना के आधार पर निकलती वो भी सीखे। ठीक है ना। अब चलते चलते 2 मिनट का एक काम और करते हैं हम और आज के इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं यहां पर कभी कभी क्या होगा, उप सह संयोजी बंध होगा बेटा, उप सह संयोजी बंध, उप सह संयोजी बंध का ऑक्सीकरण संख्या में योगदान, कि मतलब कब हम इसको शामिल करें और कब ना करें ये देखना चाह रहे हैं बेटा। ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में योगदान तो होता क्या है बेटा, उपसहसंयोजी बंध क्या है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। और जब सहसंयोजी बंध इस प्रकार बने कि साझेदारी तो हो लेकिन साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के हो, जो साझे के इलेक्ट्रॉन है बेटा किसी एक ही परमाणु के होंगे, तो ऐसे बंध को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उप सहसंयोजी बंध। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें, हमने बनाया H C N, N बेटा क्या करता है, यहां से HCN अगर हमने बनाए तो यहां पर नाइट्रोजन तो 3 बंध बनाता है और कार्बन बनाता है 4, है ना। तो HCN तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैं HNC बनाऊं, NC मतलब आइसोसाइनाइड है ना, N बनाएगा 3 बंध, मतलब 2 और बनाएगा भाई साहब, ऐसा। लेकिन क्या कार्बन का पेट भर गया, मतलब क्या कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया, क्या कार्बन स्थायी होगा, बिल्कुल नहीं बेटा, कार्बन यहां पर स्थायी नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसकी तरफ दान करेगा बेटा, इसकी तरफ दे नहीं देगा उसको, उसका बेटा साझा करेगा, बोलेगा कि ले भाई तू भी अपना अष्टक पूर्ण कर ले, लेकिन हाँ रख मत लेना, वापस करना मुझे। तो इस तरह से ये जो बंध बनेगा ये क्या होगा बेटा, उप सहसंयोजी बंध। तो उप सहसंयोजी बंध जब साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं तो ऐसे सहसंयोजी बंध को हम उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। और इसमें बेटा देखिए, ये जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है इसको हम बोलते हैं दाता परमाणु, और बेटा जो ग्रहण करता है इसको हम बोलते हैं क्या, ग्राही परमाणु। ठीक है। और जो उप सहसंयोजी बंध है वो दाता से ग्राही की ओर एरो से हम दर्शाते हैं इसको बेटा, दाता से ग्राही की तरफ तीर बना के अपन प्रदर्शित करते हैं, यही होता है अपना क्या, उप सहसंयोजी बंध। तो इसका नियम मैं आपको बता दूं कि यदि उप सहसंयोजी बंध उच्च ऋण विद्युती से निम्न ऋण विद्युती की तरफ बना होता है, यदि उप सहसंयोजी बंध उच्च ऋण विद्युती से निम्न ऋण विद्युती की ओर बना हो, मतलब बेटा उच्च ऋण विद्युती दाता हो, उच्च ऋण विद्युती जो हो बेटा वो दाता हो, और सामने जो निम्न ऋण विद्युती है वो ग्राही है, निम्न ऋण विद्युती, और इस तरह से उप सहसंयोजी बंध बना हुआ है। दाता कौन होना चाहिए, उच्च ऋण विद्युती, और ग्राही होना चाहिए निम्न ऋण विद्युती। तो ऐसे में बेटा उप सहसंयोजी बंध का कोई भी योगदान ऑक्सीकरण संख्या में नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के उप सहसंयोजी बंध का कोई योगदान नहीं होता है, कोई योगदान ऑक्सीकरण संख्या में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। जैसे यहां देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो उप सहसंयोजी बंध है, इसमें नाइट्रोजन जो है मेरा उच्च ऋण विद्युती है और कार्बन बेटा निम्न ऋण विद्युती है, और उच्च ऋण विद्युती से निम्न ऋण विद्युती की तरफ बना है हमारा उप सहसंयोजी बंध, यानी कि इसका हम कोई योगदान यहां पर नहीं मानेंगे। और अगर मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो देखिए, नाइट्रोजन तो उच्च ऋण विद्युती हाइड्रोजन से, इसमें धन 1 आएगा, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के कारण धन नहीं बेटा ऋण 1 होगा, है ना। और कार्बन और नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन है तो ऋण 2 यहां से, और इसका धन 2। तो देखिए कार्बन हो गया धन 2, नाइट्रोजन हो गया ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3, और हाइड्रोजन हो गया बेटा क्या, धन 1। जबकि अगर कभी ऐसा हो जाए जिंदगी में, कैसा बेटा, कि उप सहसंयोजी बंध बना है लेकिन ये बना है बेटा निम्न ऋण विद्युती से किसकी ओर, उच्च ऋण विद्युती की ओर। ठीक है, निम्न ऋण विद्युती से उच्च ऋण विद्युती की ओर अगर बना है तो क्या होगा बेटा, तो ऐसे में दो
इकाई का योगदान होगा। इसका योगदान कितना होगा बेटा? 2 इकाई का योगदान माना जाता है। कैसे? देखिए मैं बता रहा हूं। अगर कभी ऐसा बना हो कि C और O के बीच में एक उपसंयोजी बंध है, O हो गया उच्च ऋण विद्युती और C हो गया निम्न ऋण विद्युती, यानी कि निम्न ऋण विद्युती से उच्च ऋण विद्युती की ओर बना है, तो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो हम मानेंगे इसमें धन 2 आवेश आ गया, ऑक्सीजन ने 2 लिया तो बेटा ऋण 2 आवेश आ गया। तो ये थोड़ी सी बेटा ऐसी बात है जो बोर्ड परीक्षा में तो बहुत ज्यादा काम नहीं आएगी, मतलब बोर्ड परीक्षा से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट में हमें ये बहुत ज्यादा मदद नहीं देगी, लेकिन बेटा आप अगर अच्छे लेवल के सवाल जेई वगैरह के सवाल करते हो तो वहां पर इसकी आपको मदद जरूर हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां पर हम खत्म करते हैं अपने इस टॉपिक को, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए अपनी एनसीईआरटी में। बेटा ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाले जितने सवाल हैं सारे कर लीजिए, फिर कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और कैसे उन्हें हम संतुलित कर सकते हैं।